हाँ जी क्लास, आज वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम साइंस का भी चैप्टर करके आए हैं। साइंस में हमने मोशन वाला चैप्टर करा था, मोशन मूवमेंट अराउंड अस वाला। तो उसमें मोशन और एक्सेलरेशन मोमेंटम से बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे काम आने वाली है, इसलिए हम 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब in chapter 4 you learn to describe motion of an object in term of its position, velocity and acceleration। देखो बच्चे, चैप्टर नंबर 4 में आपने क्या सीखा? चैप्टर नंबर 4 में आपने सीखा कि कैसे हम किसी भी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग और उसके एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। हमने देखा ना भैया कि कैसे हम मोशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक पोजीशन चाहिए होती है, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। भाई हमने रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। भाई वेलोसिटी दो तरह की होती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, और एक्सेलरेशन के बारे में तीन काइनेमेटिक फॉर्मूले पढ़े थे। v = u + at, s = ut + half of at square, v square - u square = 2as। ठीक है, हमने तीन काइनेमेटिक मोशन भी पढ़े। तो लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। लास्ट वाली क्लास में हम मोशंस को डिफाइन करना सीख चुके हैं कि अगर कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको पता लगा सकते हैं कैसे भाई मोशन में है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा भैया, कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रेस्ट में, इसमें है रेस्ट में। अगर चल रही है तो वो मोशन में। जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टैंड बिल्कुल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अपनी जगह पे सीधा खड़ा हूँ। तो अभी मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ? रेस्ट पोजीशन में। अब थोड़ी देर बाद मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ, तो अब मैं किसमें हूँ? मोशन में। ठीक है, सेम गोज टू अ साइकिल। मान लीजिए साइकिल है, साइकिल अभी खड़ी हुई है, आप उसको नहीं चला रहे हो तो किसमें है वो? रेस्ट में। अब थोड़ी देर बाद जब आप उससे फोर्स लगा, मतलब जब आप उसपे पेडल मार रहे हो तो वो कैसे हो गई? मोशन में। तो कैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आती है, इसके बारे में पढ़ने वाले। अब हम देखने वाले कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कैसे जाती है। हमने भैया लास्ट क्लास में रेस्ट के बारे में पढ़ा, हमने मोशन के बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि मोशन कब कब होता है, कौन कौन सी क्राइटेरिया, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कहने का मतलब। अब हम देखेंगे मोशन होता कैसा है, मोशन होते कैसे हैं। ठीक है, किस वजह से मोशन हो रहा है, किस वजह से मोशन हो रहा है। ठीक है, कैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो आप उसको मोशन में कैसे ला सकते हो, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसको रेस्ट में कैसे ला सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कार है, वो मोशन में है, किसमें? मोशन में। आपको उसको रोकना है तो रोकने के लिए क्या फैक्टर चाहिए होगा आपको? ये आप कहोगे भैया ब्रेक लगा देंगे, ये गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी को सामने मान लो कोई पर्सन आ गया, आपको रोकनी पड़ेगी गाड़ी को। तो गाड़ी अभी मोशन में है, गाड़ी कैसे अभी मोशन में, आपको उसको रेस्ट में लेके आना है। तो मोशन से रेस्ट में लाने के लिए आप बोलोगे भैया ब्रेक लगाना है, लेकिन ब्रेक के पीछे क्या फिजिक्स है, मतलब ब्रेक कैसे उसको रोक रही है। या बॉल जब लुढ़कते लुढ़कते, भैया देखो मान लीजिए बॉल है भैया, इसको मैंने थ्रो आउट कर दिया तो लुढ़कते 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 भैया मोशन में रहती है। आप देखिए कुछ समय बाद ही अपने आप उठ जाती है। तो भैया इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या फैक्टर है इसके पीछे। तो हम इन सब चीजों के बारे में आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं कि मोशन होता कैसे है। लास्ट क्लास में रेस्ट और मोशन के बारे में तो पढ़ा, लेकिन मोशन होता कैसे है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आ रहा है? आगे अब गाइस देखिए, in chapter 4 you have learned to describe the motion of an object in terms of position, velocity and acceleration, but you did not consider what cause motion। तो भाई आपने ये नहीं पढ़ा था what cause motion, मोशन होता कैसे है, कौन सी चीज मोशन को करती है। what cause motion, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मोशन होता कैसे है, मोशन होता कैसे। आगे what is the nature of its cause, do all motion require a cause। अब भैया इसके पीछे का कारण क्या है, क्या सभी के पीछे सेम कारण है। do every motion has same cause, do every motion has same cause, सेम कॉज। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भैया मोशन होता कैसे है, मोशन के पीछे क्या कारण है। ठीक है, और क्या सारे मोशन एक जैसे होते हैं। एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ जी। तो अब देखने वाले हैं कि भैया मोशन के पीछे क्या कारण होता है, और क्या सारे मोशन के पीछे वही कारण होता है, ये हम देखने वाले हैं अगली क्लास में। समझ आ गया चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, is there an underlying cause for changing in position and velocity of an object? What is the nature of this cause? Do all motion require same cause? In this chapter we will investigate what cause change in the motion of an object. We also discuss Newton 3 laws of motion and learn how they apply। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भैया मोशन कैसे, मोशन के पीछे का कारण पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन के पीछे का कारण, कि मोशन होता कैसे है। और इसके साथ साथ हम न्यूटन सर के, भाई न्यूटन के हम 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन के क्या पढ़ेंगे भैया? 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सर के 3 नियम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हो यहाँ पे।
क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा गारंटीड है कि आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों। समझ आ गया? स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। अब याद रखो क्लास, एक सेकेंड, हाँ जी क्लास एक चीज आप याद रखेंगे, अब भैया कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए अगर ये एक साइकिल है, ये अभी खड़ी हुई है तो रेस्ट पोजीशन पे, किस पे है ये? अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से अगर मोशन में लाना पड़ेगा, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? मुझे कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स से। ये पहला केस था भैया, रेस्ट से मोशन में ले गए, पहला केस था रेस्ट से। जैसा ड्राइंग वगैरह को छोड़ दो, अभी बस ये आप चीजों को समझो। एक सेकंड, हाँ तो मैं आपको जरा फोर्स के बारे में बता दूं, या फोर्स क्या होता है। अगर हमें पहला केस देखिए, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मुझे उसको रेस्ट से मोशन में लाना है, किसमें लाना है? मोशन में। या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, साइकिल चल रही है भैया, साइकिल को आपको रोकना है, या फिर कार चल रही है, कार को आपको रोकना है, कैसे रोकोगे? मतलब मोशन से आपको उसको रेस्ट में लाना है, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है भैया, कोई चीज मूव कर रही है, मैं अपनी साइकिल चला रहा हूं, फिर मम्मी का फोन आया, मम्मी कहती जल्दी आ जा, ठीक है, तो मैंने साइकिल की स्पीड बढ़ाई, तो भैया मैं मोशन में हूं, लेकिन मोशन से मैंने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी, मैंने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करा, वेलोसिटी को इंक्रीज करा। तो मान लीजिए अभी मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा हूं, ठीक है, अब मुझे मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी भैया, मैंने अपनी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो ये मेरी u है, ये v है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, तो मैंने अपनी वेलोसिटी को भी चेंज करा, ठीक है। अब सेम ऐसा हो सकता है, या फिर वेलोसिटी को डिक्रीज करने का भी कोई कॉन्सेप्ट आ सकता है। मतलब मान लीजिए अब मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड चला रहा हूं, आगे मैंने देखा यार गड्ढे है, तो मैंने अपनी स्पीड को कम करा, मैंने अपनी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड कर दिया, अब मैंने यहाँ पे स्पीड को डिक्रीज करा, तो ये सारे फैक्टर, अब ये सारे के सारे फैक्टर किसकी वजह से होते हैं? सारे के सारे फैक्टर होते हैं फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? फोर्स। आपने 8th क्लास में बहुत अच्छी से फोर्स के बारे में पढ़ रखा है। फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक पुश और एक पुल जो होता है वो हमारा फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार खड़ी है, भाई मैं उसको पुश कर रहा हूँ, मैं उसको धक्का दे रहा हूँ। या फिर आपने देखा होगा ना आजकल ग्लास डोर होते हैं, ग्लास डोर पे पुश और पुल लिखा होता है। जैसे मान लीजिए कई डोर होते हैं बाहर की तरफ खुलते हैं, तो उसपे लिखा होता है पुल, यानी आपको उन डोर को खींचना है, आपको उन डोर को खींचना है, तो आप उसको खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। कई डोर होते हैं उसमें लिखा होता है पुश, यानी वो अंदर की तरफ खुलते, तो आपको उसको धक्का देना पड़ता है, तो आप उसमें क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स क्या होता है? किसी भी तरह का पुश है, किसी भी तरह का पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आज वाली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज वाली क्लास में हमने देखा भाई लास्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। मोशन के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज वाली क्लास में देखेंगे कि भैया मोशन होता कैसे है, ठीक है। तो अब हमने देखा भाई मोशन होने के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स, मोशन होने के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स, ठीक है। यानी किसी भी तरह का धक्का या किसी भी तरह का खिंचाव हमें चाहिए होता है मोशन करने के लिए, चाहे हमें रेस्ट से मोशन में जाना हो। रेस्ट से मोशन, साइकिल खड़ी है, अगर आप साइकिल को पुश कर दोगे, क्या वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी? साइकिल खड़ी है भैया, उसको पुश कर दोगे, देखो पहले कॉन्सेप्ट देखो, आपके पास एक साइकिल खड़ी हुई है बिल्कुल, ठीक है। अब एक सेकंड थोड़ा सा समझ के करते हैं। एक सेकंड बस। हाँ जी क्लास, तो अब देखिए भैया हमारे पास पहला एग्जांपल है, आपके पास एक साइकिल है जो कि अभी रेस्ट में है। आपको अगर इस साइकिल को मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे पेडल करना पड़ेगा भैया, पेडल मारने पड़ेंगे। पेडल मारते समय आप क्या करते हो? आप पहले उसको पुश करते हो, फिर पीछे से उसको पुल करते हो। पुश और पुल कहने का मतलब आप सिर्फ तरह से फोर्स लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? फोर्स। तो इस साइकिल को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेडल लगाना पड़ेगा, इन द सेंस आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम फोर्स से क्या समझ सकते हैं भैया? फोर्स के द्वारा ही कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आती है, फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आती है। भैया आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी पे एक्सीलरेट करते हो, आगे चलने लग जाती है, तो उसमें क्या होता है? इंजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि पीछे वाले टायर को रोटेट करते हैं, साइकिल जो साइकिल है बाइक है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो उसमें भी फोर्स ही लग रहा है। तो याद रखना कोई भी चीज अगर रेस्ट से मोशन में जा रही है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स उस पर लग रहा है। क्लियर है? चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो रेस्ट से मोशन में जा रही है तो उसमें फोर्स लग रहा है। सोचिए कोई चीज तो रेस्ट से मोशन में जाती है, क्या बच्चे? रेन, भैया आप बोल रहे हो रेन। अब भैया रेन बादलों में रेस्ट में होती है, फिर जब अर्थ पे आती है तो मोशन में आती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। कौन से फोर्स की वजह से आती है?
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से मोशन में जा रही है तो उस पर फोर्स, कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है पहला केस। दूसरा केस मैंने आपको बताया, देखिए बच्चे, दूसरा केस है, अब कोई भी चीज अगर मोशन में है, मोशन से आपको उसको रेस्ट में लाना है। तो जैसे मान लीजिए आप साइकिल की बात करते हैं, साइकिल को अगर मोशन में है उसे रेस्ट में लाना, तो आप क्या करते हो भैया, ब्रेक लगाते हो। तो ब्रेक किस तरह से काम करते हैं, उसके साइकिल पे ना, साइकिल की रिम में यहाँ पे रबर्स लगे होते हैं, जो कि हम ब्रेक का जब लीवर दबाते हैं तो ये रबड़ साइकिल की रिम से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन बनता है और वो साइकिल रुक जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बताया भैया, साइकिल की रिम के दोनों साइड जो होते हैं ब्रेक के पैड्स लगे होते हैं, जब हम ब्रेक का लीवर दबाते हैं वो पैड्स रिम के साथ बिल्कुल कोलैप्स होते हैं, बिल्कुल से टकरा जाते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टायर जो है धीरे धीरे करके रुक जाता है। समझ आ रहा है। डिस्क ब्रेक में भी ऐसे कॉन्सेप्ट होता है, डिस्क ब्रेक के साथ एक डिस्क होती है टायर में, उसके दोनों साइड भैया कुछ मैकेनिज्म लगा होता है, जैसे हम लीवर को पुश करते हैं ये मैकेनिज्म जो है डिस्क की तरफ फ्रिक्शन बनाता है, फ्रिक्शन की वजह से डिस्क जो है धीरे धीरे करके रुकना स्टार्ट होता है, टायर धीरे धीरे करके रुक जाता है। क्लियर है बच्चे? ओके, तो हम कह सकते हैं अगर हमें मोशन से, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो, मोशन से रेस्ट में लाना हो, तब भी हमें एक तरह से फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स से मोशन में लाना हो और मोशन से रेस्ट में लाना हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा था, अगर मोशन को एक्सेलरेट करना हो, तो मोशन को एक्सेलरेट करना हो, तो मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाना हो, तो उसके लिए भी हमें एक तरह से फोर्स को लगाना पड़ता है। कैसा फोर्स भैया? जैसे मान लीजिए साइकिल अभी चल रही है भैया, आप जब उसपे और तेज पैडल मारोगे तब उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने देखा कि भाई अगर मोशन में हमें एक्सेलरेशन करना हो, यानी स्पीड को बढ़ाना हो, तब भी हमें एक तरह से फोर्स की अप्लाई करना पड़ता है। देन सेम फोर्थ केस हमने देखा था, अगर हमें डिटररेशन करना हो, यानी स्पीड को कम करना है, डी एक्सेलरेशन करना हो, भाई देखो अगर मोशन को भाई डी एक्सेलरेशन करना हो, डी एक्सेलरेशन, तो उस केस में हमें फोर्स को लगाना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि भाई अगर हमें मोशन चाहिए तो देखो भैया, अगर हमें रेस्ट से मोशन में चाहिए तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर हमें मोशन से रेस्ट में चाहिए तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए हो, यानी अपनी स्पीड को बढ़ाना हो, करंट स्पीड को बढ़ाना हो, तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमें डिटररेशन यानी अपनी स्पीड को कम करना हो, डी एक्सेलरेशन करना हो, तब भी हमें फोर्स को ही, एक सेकंड, तब भी हमें फोर्स को लगाना पड़ेगा। इन सभी कॉन्सेप्ट में क्या काम आ रहा है भैया? फोर्स। ठीक है भैया, तो फोर्स क्या होता है? किसी तरह का पुश और किसी भी तरह का पुल, फोर्स कहलाता है भैया। मोशन के लिए फोर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता, बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है, वैसे फोर्स के लिए मोशन है, मोशन नहीं होगा फोर्स नहीं होगा, मोशन नहीं होगा फोर्स नहीं होगा। समझ गए? आगे देखते हैं, आगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। You may recall learning earlier that a force can make an object move from rest, change the speed and direction of the motion of a moving object, and can even change the shape of the object. तो भाई लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हो भैया, इसमें पूरा नहीं बोला था, मैंने आपको बताया कि फोर्स क्या होता है भैया। फोर्स है तो मोशन है, फोर्स है तो मोशन है, बस ये याद रखना, फोर्स है तो मोशन है। अब हमने भैया लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि फोर्स क्या करता है भैया, रेस्ट से मोशन में लाता है, रेस्ट से मोशन में लाता है भाई, स्पीड चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज करेगा भाई, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन के साथ साथ भैया वो क्या कर सकता है भैया, शेप चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है? शेप। अब भाई नहीं बोलो यार, हमने एक क्लास में आटे वाला एग्जांपल देखा था, हमारे पास डो है, डो बोले तो गूंदा हुआ आटा है। अब गूंदा हुआ आटा है, अब आप उसको क्या कर सकते हो भैया, जब आप बेलन के थ्रू उस पे फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। बच्चे क्ले से खेलते हैं, क्ले लेते हैं, क्ले की अलग अलग शेप बना लेते हैं, ठीक है, वैसा ही कुछ है। तो भैया फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकती है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकती है। स्पीड को चेंज करने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी को चेंज करना। भैया वेलोसिटी कम से ज्यादा कर सकते हैं, वेलोसिटी ज्यादा से कम कर सकते हैं, ठीक है भाई। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड से चल रही हो, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर लो तो फोर्स भी हो सकता है, और इस केस को नेक्स्ट अब शेप भी चेंज हो सकती है, शेप भी चेंज हो सकती है। आगे देखते हैं। For example, a ball at rest start moving when you apply a force. A force apply a cricket bat on a cricket ball changes the direction and a lemon can be squeezed for applying your fingers. तो आपको ये बोला गया, मान लीजिए फुटबॉल आपके सामने रखी हुई है, अगर आप उसे फोर्स लगाओगे, किक करोगे उसको आप, तो क्या होगा? रेस्ट से मोशन में चली जाएगी, रेस्ट से मोशन में चली जाएगी। भैया अब सामने से बॉल आ रही है, बॉल अभी मोशन में है, बॉल अभी मोशन में, आप फोर्स लगा के उसको मोशन से स्टॉप में कर सकते हो, रेस्ट में कर सकते हो। अब आपकी तरफ बॉल आ रही है, आप बैट से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि भैया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो भैया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बॉल आ रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बॉल आ रही है, अभी बॉल की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, आपने बैट से फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, आपने बैट से फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं आप, नींबू को निचोड़ के उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ये सब फोर्स हम कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, क्लियर है? तो मैं बहुत बोरिंग हो रहा है, तो शॉर्ट में समझाओ। देखो अब हमने अभी तक देखा मोशन, भैया अभी तक हमने देखा कि लास्ट क्लास में हमने मोशन के बारे में पढ़ा, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मोशन कैसे होता है, मोशन के होने के पीछे कॉज यानी कारण क्या है। तो मोशन किसकी वजह से होता है, मोशन होता है फोर्स की वजह से। किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है भैया अपुश और पुश, अपुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, अपुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल। अब भैया फोर्स क्या कर सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो या फोर्स रेस्ट से मोशन में ला सकता है, ठीक है भैया, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और शेप चेंज कर सकता है। इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी भैया, फोर्स है तो मोशन है, फोर्स है तो मोशन है, बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये तक पढ़ा दिया भैया। मैं एक चीज को आपको एग्जांपल लेके इसलिए बता रहा था ताकि आपको समझ आए। आप इधर रटने वाले कोई कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, आपको बना के लिखना पड़ेगा, तो मैं इसलिए एग्जांपल लेता कि आप उन्हीं एग्जांपल्स का इस्तेमाल एग्जाम में कर सकते हो। और मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं ले रहा हूं, जो आपकी बुक्स में है उन्हीं का एग्जांपल ले रहा हूं, एक तो अपनी तरफ से ले रहा हूं। क्लियर बच्चे, आगे नेक्स्ट। अब while learning about force, did you notice that whenever any type of force action on an object was described, its direction was also specified? For example, the phrase used were force of friction, action on an object in a direction opposite to the direction of motion, like poles of a magnet repel each other, or unlike poles attraction each other due to its magnetic force, like changes repel or unlike charge attract each other due to electrostatic force. The earth attraction object toward itself due to gravitational force, Buoyancy force exerted by liquid of an upward direction of an object placed in it, and so on. Force is a physical quantity. For example, we need to specify direction along with its magnitude and unit, just like the physical quantity position, displacement, velocity, and acceleration of an object, which were introduced in chapter 4. The SI unit of force is Newton, written as small n, and the symbol is capital N. The magnitude of the force express its strength. तो अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में क्या देखा, देखो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं फोर्स के बारे में। इसके बारे में फोर्स। अब ये जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आप बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बोलते हैं भैया, अर्थ सभी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने एक क्लास में बियॉन्सी फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। बियॉन्सी फोर्स क्या होता है नहीं पढ़ा तो दोबारा बताता हूँ। देखो बच्चे, जब भी हम मान लें हमारे पास एक टब है, हमारे पास एक टब है, आप एक बॉल लो, ठीक है, बॉल है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो आपने उसको टब में डुबोने की कोशिश करो, आपने बॉल ले भैया उसको डुबोने की कोशिश करो, उसको प्रेशर डालो, उसको डुबोने की कोशिश करो, ट्राई करना टब पे, ठीक है। आपके पास एक टब है, टब में पानी भरा हुआ है, बॉल लो या कुछ भी लो, बॉल को टब में डुबोने की कोशिश करना, तो आप नीचे करोगे तो छोड़ देना एकदम से, दोबारा छोड़ दो एकदम से, तो आप देखोगे ऊपर की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा, ऊपर। तो बियॉन्सी क्या होता है, अपवर्ड फोर्स। तो बियॉन्सी भैया ये ऊपर की तरफ आएगी, इसको बोलते हैं बियॉन्सी फोर्स, बियॉन्सी फोर्स। इसको भैया ये अगर इसकी डेफिनेशन बोलते हैं एन अपवर्ड डायरेक्शन, हाँ भैया, एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय वाटर, एक्सर्ट बाय लिक्विड, एक्सर्ट बाय लिक्विड। तो भैया जो लिक्विड्स होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, उसको ब्यूएंसी फोर्स बोलते हैं। इसमें भी डायरेक्शन का लेना देना हो गया, इसमें डायरेक्शन का लेना देना हो गया कि ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स, तो डायरेक्शन इसमें भी आ रही है। तो भैया इसमें आ रही है भैया इटसेल्फ, अपनी तरफ, इसमें डायरेक्शन आ रही है, इसमें आ रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रही है इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ हम जब और मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं लाइक पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को दूर भेजेगा। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ हो गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें भी डायरेक्शन की बात आ गई कि रेपेल करने का मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, अट्रैक्ट करने का मतलब एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे, समझ रहा है। तो हम किसी भी फोर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो इसका मतलब भैया फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, भैया फोर्स कैसी क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था ना भैया फिजिकल क्वांटिटी। भैया फोर्स एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। हमने पढ़ा था भैया फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी याद करने की ट्रिक दोबारा बता दूं, मैंने आपको बताया था भैया
एस फॉर सूरज, सूरज को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी डायरेक्शन साउथ है, तो यानी सूरज को डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसके डायरेक्शन को लेना देना नहीं है, ठीक है। और भाई बी से विवेक है, भाई विवेक को डायरेक्शन के बारे में पता है, इसकी लोडिंग, एक सेकंड बच्चे, हाँ भैया वहीं से बी फॉर विवेक, विवेक को भाई सारी डायरेक्शंस के बारे में पता है, तो इसमें भाई डायरेक्शन का लेना है, इसमें डायरेक्शन का लेना है, तो भैया फोर्स में डायरेक्शन का लेना होता है नहीं होता है, होता है भैया, फोर्स में हम डायरेक्शन को मेंशन करते हैं, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, समझ आ रहा है। तो फोर्स लिखते समय हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है, फोर्स लिखते समय हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ती है, तो भैया इसमें डायरेक्शन भी आती है, इसमें डायरेक्शन का लेना होता है, फोर्स लिखते समय हमें डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, एक सेकेंड, हाँ जी। अब तो भैया फोर्स एक कैसी क्वांटिटी, भैया फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भैया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब भैया जब हम फोर्स को लिखते हैं तो हमें न्यूमेरिकल तो हमें भैया मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है, और फोर्स की तो ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब मान लीजिए मान लीजिए हाँ यहाँ पे पर्सन खड़ा है, मैंने उसको आराम से रखा है, तो अभी मैंने फोर्स कम लगाया, मैंने स्ट्रेंथ कम इस्तेमाल करी, तो फोर्स कम होगा, मान लो मैंने 2 न्यूटन का इस्तेमाल करा, अब मैं उसको बहुत ही पूरी पावर का धक्का दे रहा हूँ उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को, तो बहुत दूर जाके गिरेगा, तो इस समय मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाई है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाई है, तो ज्यादा फोर्स होगा, समझ आ गया। तो अब फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगाई जाती है उतना ज्यादा फोर्स होता है, उतना ज्यादा न्यूटन होता है। मान लो अगर मैंने हल्की से स्ट्रेंथ लगाई है तो उसमें भाई 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन जब मैंने बहुत पावर का इस्तेमाल करा तो हो सकता है मैंने 50 न्यूटन का इस्तेमाल करा हो, 100 न्यूटन के फोर्स का इस्तेमाल करा हो, ठीक है। तो न्यूटन स्ट्रेंथ पे डिपेंड, फोर्स जो है स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा फोर्स, जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे उतना ज्यादा फोर्स सामने लगेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो भैया देखो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन बताई, फोर्स क्या होता है, अप पुश और पुल, अप पुश और पुल, भैया किसी भी तरह का धक्का ले रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी तरह से खींच रहे हो उस ऑब्जेक्ट को, तो मैं बोलूंगा फोर्स लग रहा है, उसमें क्या लग रहा है, फोर्स। अब भैया फोर्स के बारे में जो भी हमने 1 क्लास में पढ़ा था पीछे पढ़ लिया था हमने, अब जो 9th क्लास में आपको समझना है, हमने देखा भाई फोर्स को जब भी लिखते हैं तो डायरेक्शन मैटर करती है, फोर्स को जब भी लिखते हैं तो डायरेक्शन मैटर करती है। तो भैया फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, अर्थ सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। भैया बियॉन्सी फोर्स की बात कर लो, भैया पानी ऊपर की तरफ, मतलब पानी चीजों पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, डायरेक्शन इसमें भी आ रही है। भैया मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लो, अपोजिट पोल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और सेम पोल जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं, तो जब सब में डायरेक्शन का लेना देना है, तो भाई डायरेक्शन का लेना देना है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, आपसे एमसीक्यू में आ सकता है, फोर्स इज अ डैश, फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी। भैया फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, समझ आ रहा है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी लेना देना होगा, डायरेक्शन भी आपको लिखनी होती है, उसके ऐसे यूनिट होते हैं न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा, उतना ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। अब एक साइकिल को रेस्ट पे मोशन में लाने के लिए मुझे भैया 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ सकता है, और वहीं अगर एक ट्रक रुका हुआ है उसको मैं वो मोशन में लाने के लिए मुझे कम से कम 100 या 500 न्यूटन तक का फोर्स लगाना पड़ सकता है, समझ आ रहा है। अब आप समझ गए न्यूटन वगैरह के बारे में, ठीक है। अब हाँ जी क्लास, तो अब मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो मैं टॉपिक कल वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस ऊपर चैप्टर को स्टार्ट कर लियो, चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ लीजिए, क्लियर, बाकी टॉपिक कल वाली क्लास में पढ़ेंगे।